दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। सर्दी का वक्त है, पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की प्रकोप में है। इस हाड़ कपाती ठंड के चलते और कोरोना की भी वजह से प्राइमरी स्कूल यानी कि 8वीं तक के जो स्कूल्स हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। ऐसे में जरा सोचिए कि अधिकारियों द्वारा और स्कूल प्रशासन द्वारा छोटे छोटे बच्चों को बुला करके कार्यक्रम के नाम पर हाफ शर्ट और हाफ पैंट पहना करके योगा करवाया जाता है और भी अन्य कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जिनकी वजह से उन बच्चों को काफी देर तक बाहर खुले में ठंड में रहना पड़ता है। तो इसे आप क्या कहेंगे, सोचिए। और मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। जब के न्यूज पर इस खबर को दिखाया गया तो उसके बाद नतीजा यह निकला कि पहले तो हमारे सहयोगी को मुकदमा लिखवाने की धमकी दी गई और उसके बाद एफआईआर भी लिखाई गई इस खबर को दिखाने को लेकर के। और यही सूबा बोलेगा में आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, बीएसए बेशर्म शिक्षा अधिकारी। विद्यालय साथी विकास खंड के बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन। लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पत्रकारिता इसी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है। लेकिन सोचिए, अगर ये निष्पक्ष पत्रकारिता ना हो, सही खबरें ना दिखाई जाएं, तो आपके सामने समाज की क्या तस्वीर प्रस्तुत होगी। लेकिन अगर यही खबरें सही तरीके से सच के साथ दिखाई जाती हैं, तो भी पत्रकारिता को कितना कुछ झेलना पड़ता है। यही हमारा आज का विषय रहेगा कि किस तरह सही खबर दिखाने को लेकर के, किस तरह ठंड में बच्चों को हाफ शर्ट हाफ पैंट पहना करके योगा करवाया गया खुले में, इस खबर को दिखा करके, जिनके हमारे पास विजुअल्स भी थे, जिन खबरों को लेकर के पूरे तथ्य मौजूद थे। पहले तो इस बात को लेकर के कहा गया कि यह खबर क्यों दिखाई गई, मुकदमा लिखवाने की धमकी दी गई हमारे सहयोगी को जिनकी तरफ से यह खबर प्रस्तुत की गई और उसके बाद एफआईआर भी लिखाई गई। चर्चा करेंगे सूबा बोलेगा में हम इसी खबर को लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठाएंगे जो कि आपसे और हमसे जुड़े हुए हैं कि क्या ये तरीके सही हैं, क्या इस तरीके से उम्मीद की जाए कि पत्रकारिता अब निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी इतने प्रेशर में। हमारे साथ मेहमानों को एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। देखिए और अंदाजा लगाइए क्या सही था क्या गलत। विद्यालय साथी विकास खंड के बच्चों के द्वारा बेहतरीन। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और तस्वीरें चीख चीख कर कानपुर देहात के बेशर्म शिक्षा अधिकारी की करतूतों की गवाही दे रही है कि कैसे बीएसए ने अपनी तानाशाही रवैये के पीछे बच्चों की जान से खिलवाड़ कर डाला। बात यहीं तक रहती तो गनीमत रहती, लेकिन बीएसए की मनमानी का आलम तो देखिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी पर उतारू हो गए। शिक्षा का पेशा दुनिया में सबसे बेहतरीन पेशा माना जाता है, जहां बच्चों को भविष्य संवारने की तालीम दी जाती है, सही गलत में भेद बताया जाता है और अच्छा इंसान बनने का सबक पढ़ाया जाता है। लेकिन जब इस पेशे के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए काम की जगह दूसरे रास्ते अपनाते हैं, तो तस्वीर कुछ ऐसी ही आती है। विद्यालय साथी विकास खंड के बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन कि जिसे के न्यूज ने डंके की चोट पर जिम्मेदारी के साथ 24 जनवरी को शाम 5 बजे अपने सूबा बोलेगा कार्यक्रम में उठाया था, जो कानपुर देहात बीएसए सुनील दत्त तिवारी को अखर गई और पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। 3 पत्रकारों पर दर्ज एफआईआर में बीएसए ने इस बात का जिक्र किया है कि के न्यूज ने इस खबर को गलत चलाया और बच्चों ने योगा के दौरान कपड़े पहने हुए थे। योगा के लिए बच्चों को हाफ पैंट शर्ट पहनाए गए, लेकिन अब आपको बीएसए की छूट की पूरी कहानी उन स्कूली बच्चों की जुबानी ही सुना देते हैं जो बीएसए के बेशर्म चेहरे को बेनकाब कर रही है। लोग अपने मन ते घेते, सहजी थे इनका ये थे। कौन सर जी हैं तुम्हारे?
यही यहाँ पर आते हैं। अच्छा। पहले पहले ड्रेस पहने तो सर जी कहते ये फोटो हमारे वाले तो खींच लेने दो, फिर तुम स्वेटर पहन लो। तो एक खींच ली नहीं रहा है, फिर हम लोग स्वेटर पहन ली नहीं रहा है। स्टाल। अच्छा, किस लिए गए थे वहाँ पे? कार कम कराने। अच्छा, फिर कैसे वहाँ पे खड़े हुए? किस गाड़ी से यहाँ से गए थे? ओमनी से गए थे। अच्छा, फिर वहाँ पे जब आप लोग खुले में खड़े हुए, किस ड्रेस में थे? कितनी तेज ठंड लग रही थी? बहुत तेज ठंड लग रही थी, हाफ ड्रेस में थे। अच्छा, हाफ ड्रेस में क्या क्या पहने थे? कुछ भी नहीं, हाफ ही के लिए पहने थे। हाफ पैंट और शर्ट। अच्छा, अगर वहाँ पे ठंड लग रही है, अगर कोई बात हो जाती तो क्या कौन जिम्मेदार होता है इसका? सर। अच्छा, इसके बाद फिर वहाँ पे इतने लोग अधिकारी मौजूद थे, किसी ने आपसे कहा कि बेटा आप लोग कपड़े पहन लो जाके? नहीं। हम लोग खड़े थे, अद्दा लोबर था, अद्दी बुशकट थी, वहाँ पे खड़े थे। किसने बोला था उतारने के लिए? सर जी कहते थे उतार दो, ड्रेस चेंज कर लो। अच्छा, तो यहाँ से किस तरीके से गए थे? यहाँ पे फुल पैंट बुशकट, अजारे जैकेट पहन के गए थे। वहाँ कौन से कपड़े पहने थे? उन अद्दे लोबर अद्दी बुशकट। तो यहाँ से किस वाहन से गए थे? ओमनी से और ऑटो से। तो वहाँ जब खुले में खड़े थे कितनी ठंड थी? ठंडी लगती थी। बच्चे को पूरे फुल स्वेटर कपड़ा सब पहना भेजो तो फिर और वहाँ पर हमें मालूम नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्चे खुले आसमान में ठंड से खड़े थे, कांप रहे थे, तो इसको क्या मानती हैं आप? अगर बच्चे हमारे बीमार हो जाएं तो इसके जिम्मेदार है मास्टर हैं। हम तो यहाँ से कपड़े पहना के भेजा था, लेकिन वहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया इसके जिम्मेदार सर हैं। तो इसमें बिटिया की क्या कंडीशन आपकी? वो तो सही है बिट्टी मानी। अब आपको एक ऐसी तस्वीर और दिखा देते हैं जो बीएसए के चुस्त कपड़ों में योगा के दावे की हवा निकालने के लिए काफी है। तस्वीर थोड़ी पुरानी है, यानी 22 जनवरी की है, जिसमें खुद जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एक कार्यक्रम में बकायदा फुल पैंट शर्ट में जूते मोजे पहने शीर्षासन करते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब अधिकारी फुल कपड़ों में जूते मोजे में योग कर सकते हैं तो बच्चों के कपड़े क्यों उतरवाए गए? उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम में जिला प्रशासन और जिला विभाग की लापरवाही से हाड़ कपा देने वाली सर्दी में अधिकारियों ने बच्चों को हाफ पैंट शर्ट में कई घंटों खड़ा किया, जबकि अधिकारी पूरे कपड़े पहनकर कुर्सियों पर बैठे हुए आराम फरमा रहे थे। कानपुर देहात डीएम और बीएसए को बच्चों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं रही। खबर दिखाने पर कानपुर देहात जिला प्रशासन पत्रकारों के खिलाफ कूद पड़ा और खबर को गलत बताकर एफआईआर दर्ज करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा डाला। मामले में अब कई पत्रकार संगठनों ने अपनी आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन और धरने की बात कही है, तो ट्वीट पर ट्वीट करते हुए पत्रकारों पर दर्ज हुई एफआईआर पर कड़ा एतराज जताया है। कई पार्टियों ने भी कानपुर देहात प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में जो भी पत्रकार निष्पक्ष होकर के भ्रष्टाचार दिखाएगा, सरकार की गलत काम दिखाएगा, लूट दिखाएगा, गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ योगी सरकार मुकदमा लिखाएगी और जेल भेजेगी। ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। अगर कोई पत्रकार साथी, पत्रकारिता का काम क्या है? सच दिखाना, सरकार को आईना दिखाना, अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना। तो सरकार आखिर जब पत्रकार कोई सच बात दिखा देते हैं तो सरकार एफआईआर क्यों करती है? देहात में अगर ठंडक में सुबह कोई बीएसए छोटे छोटे बच्चों से योगा कराता है, उसकी अगर कोई खबर दिखाता है तो एफआईआर हो रही है। ये सरकार अपनी नाकामी, अपना भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी चाहती कि कोई दिखाए ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में आप सच्ची खबर ना चलाइए, अच्छी खबर ना चलाइए। जो खबर आदित्यनाथ जी चाहते हैं वही खबर चलाइए। अगर मिड डे मील में नमक रोटी की खबर चलाई जाएगी तो पत्रकार के ऊपर मुकदमा हो जाएगा। अगर कोई विधायक या आम आदमी पार्टी का कोई नेता स्कूल देखने चला जाएगा तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। अगर आप अस्पताल की बदहाली का मुद्दा उठाएंगे तो एफआईआर हो जाएगा। तो सच बोलना गुनाह हो गया है आदित्यनाथ जी के राज में, और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। देश के चौथे स्तंभ का अगर आप
गला घोटने का प्रयास करेंगे तो वो ठीक नहीं है। अगर स्कूलों में बदहाली है, अगर स्कूलों में छात्रों को जूते मोजे जो मिलते हैं उसका पैसा खा लिया जा रहा है, मिड डे मील का पैसा खा लिया जा रहा है, बिल्डिंगों का पैसा खा लिया जा रहा है और जर्जर अवस्था में बिल्डिंगें हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, तो ये मुद्दा उठाना राजनीतिक दलों का भी काम है और पत्रकारों का। बड़ा सवाल है कि हाथों में खिलौने वाली गन लेकर आखिर कौन सा योगा होता है। आखिर योगा में ऐसा कौन सा नियम है कि योगा में फुल कपड़े नहीं पहने जा सकते। अधिकारी शॉल, मफलर, फुल कोट, पैंट, शर्ट पहनकर मजे लेते हैं और बच्चे ठंड में खड़े होकर जान देने को मजबूर हैं। सूबा पूछ रहा है, आखिर क्यों? के न्यूज के लिए कानपुर देहात से मोहित कश्यप की रिपोर्ट। साहब सभी अधिकारी मौजूद हैं और कार्यक्रम बहुत ही भव्य है। यहाँ पे बच्चों ने जो आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, योगासन किए हैं। उसमें कार्यक्रम में अगर बच्चे लोग अपने गर्म कपड़े पहने थे, स्वेटर पहने थे, कोई और पहने था, उसको उतार कर ही योगासन किया जाता है, ना कि उसको पहनकर। अभी कुछ शायद मीडिया में ऐसा आया है कि यहाँ स्वेटर नहीं बच्चों को बांटे गए, ये गलत अफवाह है। बच्चे यहाँ सारे स्वेटर पहन के आए थे और यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुति समय केवल उन्होंने उतारे, बाद में फिर उन्होंने अपने स्वेटर धारण कर लिए, पहन लिया। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे देश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इसे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। पत्रकार का काम होता है चीज़ों को जनता को दिखाना, जो भी घटनाएं हों उसको जनता के सामने लाना। अगर इतनी भीषण ठंड में बच्चों से योगा कराया जा रहा था, ये किसी पत्रकार ने कवरेज किया, अपने पेपर में छापा या टीवी में दिखाया, तो ये पत्रकार का अधिकार है कि वो चीज़ों को जनता के सामने लेकर के आए। अब उन पत्रकारों के ऊपर मुकदमा कायम करना ये सरकार का बर्बर कार्रवाई है। सरकार को तुरंत मुकदमा वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में एक स्वतंत्र पत्रकारिता बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा, इसी प्रकार से 1 लीटर दूध में 80 बच्चों को पानी मिलाकर दूध पिलाने की घटना, नमक रोटी खिलाने की घटना मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, तमाम इस प्रकार की जब सरकार की कमियों को जब हमारा पत्रकार उजागर करता है तो उसके ऊपर तमाम प्रकार के मुकदमे लगा करके उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी घटना की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है कि सरकार तुरंत पत्रकारों पर से मुकदमा वापस ले और उनसे माफ़ी मांगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं दर्शकों। ये तस्वीरें 2 अलग अलग प्रश्न पैदा करती हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या बच्चों को इस तरह से हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहनाना, प्रशासन को बच्चों की जान, बच्चों के स्वास्थ्य, उसकी जरा सी भी परवाह नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये कि जब ये खबर चली तो जिस प्रकार FIR दर्ज हुई, जिस प्रकार मुकदमा लिखने की धमकी मिली, क्या देश का चौथा स्तंभ ऐसे दबाव में निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाएगा? चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए बिना देर किए उन सबसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रोहित त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट से। सर, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में, इस कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत यादव जी जुड़े हुए हैं, आप फैकल्टी ऑफ योगा एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं। सर, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। और हमारे साथ वरुण शुक्ला जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। वरुण जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले सवाल डॉक्टर अमरजीत आपसे ही है मेरा, क्योंकि बात यहाँ पर लगातार योगा की हो रही है, बात यहाँ पर लगातार इस चीज को सामने रख करके हो रही है कि हम योग करवा रहे थे, योग के लिए इस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, योग अपने आप में इतनी ताकत पैदा कर देता है कि हमें सर्दी गर्मी की जरूरत नहीं है, हम ये कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा प्रश्न ये, क्या योग फुल कपड़े पहन करके नहीं किया जा सकता है? क्या योग एक गर्म पुलोवर या गर्म पैजामे और फुल आस्तीन की शर्ट पहन करके नहीं किया जा सकता है, खासतौर से ऐसे बच्चों के लिए? अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, भारतवर्ष कृषि और कृषि परंपरा का देश है और उस क्रम में जीवन की उन्नति के लिए और स्वास्थ्य की उन्नति के लिए और इसी परंपरा के लोगों ने ढेर सारे अवधारणाओं किया है। उसमें योग भी एक अपनी विशेष अवधारणा है और 21st सेंचुरी में
योग का अभ्यास या योग से जुड़ना महत्वपूर्ण है, मगर योग से जुड़ना जो मैं विजुअल देख रहा हूँ योगासनों, एक्चुअली लोग इसमें बोल रहे हैं योगा प्रैक्टिस, ये शब्द ही गलत है। जो मैं विजुअल देख रहा हूँ उसमें योगासन अलग चीज होता है, योग अलग चीज होता है। योग का एक बहुत ही बड़ा एरिया है, उसका एक छोटा सा पार्ट योगासन होता है जिसको आसन बोला जाता है। फिजिकल प्रैक्टिस, फिजिकल पोस्चर बनाया जाता है, तो उस तरह का मैं देख रहा हूँ। मगर उसमें योग नाम लिया जा रहा है, मगर उसमें ढेर सारे ऐसे अभ्यास मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आसन नहीं है। तो इसलिए जनसाधारण की सूचना के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि योगासन का अभ्यास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जी, तो जो भी प्रैक्टिस हो रही है या जो भी अभ्यास हो रहा है योग के संदर्भ में या योगासन के संबंध में, तो ये देखना चाहिए कि जो अभ्यास हो रहा है क्या वो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, या व्यायाम का कोई पोस्चर है या आसन का पोस्चर है। उसमें मैं जो देख पा रहा हूँ तो उसमें मिक्स है। तो आपने प्रश्न किया कि इसके जो भी योगासनों के, मैं योगासन शुद्ध शब्द इस्तेमाल करूंगा, उसी के संदर्भ में चर्चा हो रही है। क्योंकि योग अभ्यास तो मैदान में, बाजार में, खुले में, योग बहुत बड़ी चीज है। उसमें योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको योग बोला जाता है। तो यम, नियम, आसन जो तीसरा हिस्सा है, जो फिजिकल एस्पेक्ट है योग का, ये आसन है। तो मैं बच्चों के द्वारा जो देख रहा हूँ, मतलब उनके ट्रेनर को चाहिए कि यदि योगासनों का अभ्यास करवा रहे हैं तो हठ योग में जो आसन है, घेरंड में जो आसन है, या योग दर्शन में या योग के साहित्यों में जो आसन है, यदि योगासनों का प्रचारित प्रसारित करें तो उन आसनों का अभ्यास कराना चाहिए जो ऋषि परंपरा के लोगों ने इजाद किया, आविष्कृत किया है। मैं उस अभ्यास में ये देख रहा हूँ कि उसमें ढेर सारा मिक्सचर है, पिरामिड बनाया जा रहा है। सर क्या इस ठंड में इस तरह का योगाभ्यास अगर आप करेंगे, उसके लिए मुझे तो लगता है काफी लंबे वक्त की प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है, तब आप इतने पारंगत होते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ठंड में, इतनी ठंड में जब हम लोग 2-2, 3-3 स्वेटर्स, पुलोवर्स पहनते हैं, तब बच्चे हाफ शर्ट, हाफ पैंट में खुले में हैं। क्या इतने कम वक्त में इतनी प्रैक्टिस हो सकती है? इतने पारंगत आप हो सकते हैं? देखिए, आसनों के संबंध में बहुत ही प्राचीन समय से ही अपने नियम बनाए गए हैं। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार आसनों का चुनाव करना चाहिए, चाहे वो बच्चे उसका अभ्यास करना चाहते हैं या बड़े करना चाहते हैं, बुजुर्ग करना चाहते हैं, स्वस्थ लोग करना चाहते हैं या अस्वस्थ लोग करना चाहते हैं। तो इस समय यदि कड़कड़ाती ठंड है तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों से बचा जाए तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। एक समय ऐसा कर लेना चाहिए था कि सूर्य की किरणें आ रही हैं और थोड़ा सा उस हिसाब से करना चाहिए। दूसरा, ये जो आसनों का अभ्यास है तो इसमें कुछ ऐसे पहले आसन करवा लेने चाहिए जिससे शरीर पे उसका हीटिंग इफेक्ट पड़े। जी, तो यदि करने की ये मजबूरी है उस समय, जो भी लोग उसके आयोजक हैं, तो कुछ ऐसे आसन और प्राणायामों का अभ्यास पहले करा लेना चाहिए जो नियम कहता है, मैं नियम पे बात करूंगा, तो जिससे शरीर पे उसका हीटिंग इफेक्ट पड़े। बिल्कुल, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी पहले आपका स्वास्थ्य है, उसके बाद आप योगासन पे आएंगे, और पहले वार्म अप भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित कश्यप भी जुड़े हुए हैं। मोहित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। मोहित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मोहित, ये जो पूरी घटना हुई, जिस घटना को लेकर के साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि गलत खबर चलाई गई, ऐसा हुआ नहीं था, बच्चों से योग करवाया गया था, बच्चों को प्रॉपर तरीके से रखा गया था, हमारी तरफ से खबर गलत चलाई गई, उस पर एफआईआर भी हुई है। क्या ये पूरा घटना रही, क्या ये पूरा प्रकरण रहा, बताइए। देखिए सूर्य, अगर कानपुर देहात प्रशासन की बात की जाए तो ये एक तानाशाही का रवैया अपनाया गया है, जो कि खबर के न्यूज ने पहले दिखाई। उसमें जो योगा जो प्रशासन ने करवाया, जो यूपी दिवस में कार्यक्रम चल रहा था, उसको लेकर के योगा जो इंडोर में हुआ, जो बच्चे थे उनको योगा से पहले खुले मैदान में खड़ा कर दिया गया। जो बच्चे हाफ टी शर्ट और हाफ पैंट में वहां पर आए हुए थे, उसको लेकर के जब खबर चलाई गई तो प्रशासन और बीएसएफ जो बौखला गया। बौखलाने के बाद में उन्होंने एक थाने में एफआईआर देने के बाद में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। प्रशासन और बीएसएफ का आरोप है कि खबर फर्जी तरीके से दिखाई गई है। जी सूर्या जी, ठीक है मोहित, आपकी बात लेकर के मैं रोहित जी आपके पास आती हूँ।
आपने पूरा घटनाक्रम देखा कि किस प्रकार से ये जो घटना है ये हुई। शुरुआत में योगा का ये इवेंट हुआ, ये इवेंट साफ तौर पे सब लोगों ने कवर किया। इस इवेंट को जब खबर के रूप में दिखाया गया, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न चिन्ह इस इवेंट पे अपने आप में लग रहे थे। जिस तरह से आप कहेंगे कड़ाके की ठंड, कि आप कुछ भी बोलने से पहले, बाहर निकलने से पहले हर चीज में आपको ठंड का एहसास हो रहा है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि कोरोना काल है, बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चों को मास्क लगाने की हर तरीके से बात कही जा रही है। ऐसे में इस तरह का कार्यक्रम होता है। उसके बाद कार्यक्रम जब चलता है तो मुकदमा लिखने की धमकी दी जाती है और अब FIR भी लिखी जाती है। क्या इसमें कानून कहता है, क्या विधि नियम कानून है कि जो ये FIR लिखी गई है इसमें किस तरह की प्रक्रिया हो सकती है और हमारी तरफ से अब और क्या हो सकता है? पहले तो मैं उस पत्रकार भाई को धन्यवाद देता हूं जिसने ये संवेदनहीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ खबर चलाई। दूसरी बात ये है कि ये बच्चों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का मामला है। इसमें BSA और जो वहाँ उच्च अधिकारी थे उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए जी। उनके ऊपर मुकदमे कायम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो सिविल कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में हम प्रयास करके उनके ऊपर मुकदमा लिखवाने के प्रयास करेंगे। और ये बच्चों के साथ जो भी व्यवहार इन्होंने किया है ये क्रिमिनल श्रेणी में आता है। इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है शासन प्रशासन से तो हम अपने प्रयास से उनके ऊपर मुकदमा कायम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ वरुण शुक्ला भी जुड़े हुए हैं सपा की तरफ से। वरुण, पूरी तस्वीर देखी, समझी और उसके बाद जो प्रक्रिया हुई उसको भी अब लोगों ने देखा, समझा। एक तरह से बल्कि ये कहें खुले में साफ तौर पे ये लग रहा है कि पहले गलती हुई, फिर गलती को छुपाने का प्रयास किया, गलती जब नहीं छिपी तो उस पर सीनाजोरी की गई, दबाव किया गया और पूरी तरह से ऐसा माहौल बनाया गया कि या तो ये खबर ना चलाई जाए और अगर चलाई जाए तो इतना दबाव डाल दिया जाए कि ये अपने आप मजबूर हो जाए कि अगली बार इस तरह की गलती और खामियों को उजागर ना कर सके। जी जरूर। कोई भी स्टेट मशीनरी, कोई DM, SP अधिकारी अगर इस तरीके से काम कर रहा है तो अपने बलबूते पे नहीं काम कर रहा, उसके ऊपर प्रोत्साहन है स्टेट गवर्नमेंट का। और ये डायरेक्ट अटैक है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एम्बिट में आता है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा एक फंडामेंटल राइट है। उसके ऊपर ये डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है, ये तो गैर संवैधानिक है। और ऐसा करना मतलब मैं कैसे बताऊं, लीगल तौर पे तो ये अलाउड ही नहीं है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही। और करंट गवर्नमेंट लगातार प्रेस को टारगेट कर रही है, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है उसको टारगेट कर रही है और एंटी कोविड रूल्स का उल्लंघन करके वो लोगों की आवाजों को बंद करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इसमें दो एस्पेक्ट हैं, एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट हो ही गया और दूसरा है सोशल इशू, जो आपने अपने टीवी के माध्यम से आपने सबको दिखाया कि किस तरीके से ठंड में आप छोटे बच्चों को गर्मियों के कपड़े पहना करके आप बाहर ऐसे तापमान में आप खड़ा कर रहे हो, जब खुद आपके अधिकारी लोग हैं जो स्वेटर पहन के आए हैं, जैकेट पहन के आए हैं, आप इतनी ठंड में बाहर, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आई थिंक सो स्टेट मशीनरी शुड एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ और उनको लोगों के लिए काम करना है, ना कि नेताओं के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सख्त से सख्त पहले तो एक कार्रवाई की जाए। जो उधर के अधिकारी हैं, जो जिस तरीके से वो ये इधर जो इन्होंने ये जो रचा हुआ है, जो इधर किस्सा हुआ है, वो कितना गलत है, तो इस पे कार्रवाई करे गवर्नमेंट, इस पे निष्पक्ष कार्रवाई करे और ताकि ऐसे इंसिडेंट दोबारा आगे ना हो कभी भी। बिल्कुल, ऐसे इंसिडेंट दोबारा नहीं होने चाहिए, इसीलिए हम लोग लगातार इस चीज को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ कानपुर स्टूडियो की तरफ से श्याम सिंह जी जुड़ गए हैं। श्याम सिंह जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। लगातार इस बात को लेकर के भी हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से ये प्रेस पर, ये पत्रकारिता पर एक बड़ा सवाल है कि इतने प्रेशर के अंदर, इतने दबाव के अंदर किस तरह से पत्रकारिता हो सकती है, किस तरह से आप खुद गलती करते हैं और उस गलती को जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सही तरीके से प्रस्तुत कर देता है तो आपको मिर्ची लग जाती है, आप उस खबर को दबाना शुरू कर देते हैं और दबाना यहां तक कि उस पर FIR लिख देते हैं। पहले मुकदमे की धमकी दी जाती है, फिर FIR लिख जाती है।
लगता है आपको कि इतने दबाव में निष्पक्ष पत्रकारिता हो सकती है? क्या एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी जरूरी नहीं है? देखिए ऐश्वर्या जी, ये कोई पहला मामला नहीं है। ये कानपुर देहात में जो पत्रकारों के ऊपर एफआईआर करवाई गई है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किया है। और मैं आपको बताते चलूं, महामारी के दौरान स्वरूपनगर थाने में भी एक अज्ञात मीडिया हाउसेस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था, क्योंकि यहाँ पर जब जिला प्रशासन की नाकामियों को पत्रकारों ने उजागर किया था, तो मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए स्वरूपनगर थाना क्षेत्र में सामूहिक रूप से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। और उस मामले पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब संज्ञान लिया है, तो आपको बता दूं कि सचिव स्तर पर इसमें जांच कमेटी बना दी गई है और वो जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसा ही हालात कानपुर का एक दूसरा मामला था बाबूपुरा थाने का। वहाँ पर होम गार्डों ने आप बीती सुनाई थी कि झकरकटी बस अड्डे पर हम लोगों की जान से जोखिम डाल करके काम करवाया जा रहा है। उस पर भी बाबूपुरा थाने में पत्रकार को दबाने के लिए, आम जनता तक आवाज़ ना पहुँचे सच्चाई की, तब भी मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है। ऐसा ही हालात मिर्जापुर में हुआ था। वहाँ का पत्रकार था पवन जायसवाल, उसने नमक रोटी कांड का उजागर किया और उसमें स्थानीय स्तर पर जब जिला प्रशासन की नाकामियां उजागर हुई, तो पत्रकार पर दबाव बनाने के लिए संज्ञेय धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। जब भी जिला प्रशासन कभी गलती करता है तो उसको सबसे सरलतम तरीका दिखाई देता है कि पत्रकार पर एफआईआर करवा दो। वह संविधान के साथ खिलवाड़ करता है स्थानीय मशीनरी। जबकि प्रेस एक्ट में जो भी वर्णन दिया गया है कि यदि किसी को किसी खबर से आपत्ति है तो सबसे पहले संस्थान के संपादक को नोटिस देना चाहिए, उस पर स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि खबर क्यों चलाया। लेकिन उन नियमों को ताक पर रख दिया जाता है और स्थानीय प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सबसे सरल तरीका अपनाता है और पत्रकारों पर एफआईआर करवा देता है। ये निंदनीय है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों के खिलाफ जो भी कार्रवाइयां हुई हैं, सरकार को तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए और वापस करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सच को झूठ बनाने के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारे साथ अंकित भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंकित, आपके पास में आना चाहूंगी। पूरी परिचर्चा आपने सुनी कि किस तरह से पक्ष और विपक्ष क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज को लेकर के। इस मामले में जिस तरह का रवैया अपनाया गया है अधिकारियों की तरफ से, जिस तरह से खबर को दबाने की कोशिश की गई है, पत्रकारिता इस बात को लेकर के हमेशा मुखर रही है कि निष्पक्ष खबर सामने आए। आपने स्कूल में कोई इवेंट कराया, ये खबर चलाई गई, लेकिन उस इवेंट में क्या खामियां थी, क्या गलतियां रह गई, आपकी तरफ से किस तरह की लापरवाही बरती गई, वो दिखाना भी पत्रकारिता का ही काम है। तो ऐसे में क्यों पत्रकार पर एफआईआर? तौर पर कहा जाए तो जिस तरह से के द्वारा पत्रकार को एक दबाने का प्रयास किया गया, क्योंकि उनके द्वारा लगातार वो प्रयास किए जाते हैं, पत्रकार के द्वारा सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो क्योंकि अधिकारी और सरकार इस तरह से जो रवैया अपनाती है, तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि पत्रकार को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है। सबसे बड़ी बात अब तक ये रही है कि इसमें जितना भी प्रयास पत्रकार लगातार खबर को उजागर करने के लिए करते हैं, उससे कहीं ज्यादा जो प्रयास किया जाता है अधिकारियों के द्वारा उसको उस पत्रकार पर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन कानपुर में जो घटना हुई, ये वाकई सबसे पहले तो ये इतनी शर्मनाक घटना है, क्योंकि जो पत्रकारों के द्वारा उस सच को दिखाया गया, क्योंकि पत्रकार एक आईना है, अधिकारियों को आईना दिखाने का काम किया। तो आईना देखने के बाद में पत्रकारों को हालांकि शर्म आई है, लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए क्योंकि उनको उस शर्मदार चेहरे को देखने में उन्हें और भी ज्यादा शर्म आई, और यही वजह रही कि इन पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की इन्होंने हिमाकत की है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि पत्रकार इतनी मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करने के बाद में सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता है, और पत्रकार को दबाने की जो कोशिश इन अधिकारियों के द्वारा की जाती है, ये इतना निंदनीय है। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है। इसके अलावा अगर बात करें पत्रकार की, तो फिर जो यदि अधिकारी को इस पर कोई एक्शन लेना था तो कहीं सबसे पहले संस्थान से इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर दूसरा रास्ता अपनाया गया, क्योंकि इन
सीधे तौर पर उन पत्रकारों को टारगेट किया गया जिन पत्रकारों के द्वारा सच्चाई को उजागर किया गया है, क्योंकि उन्हें लगता यह था कि संस्थान को यदि वो नोटिस दें या संस्थान से अगर वो जानकारी हासिल करेंगे तो कहीं ना कहीं संस्थान इस खबर का संज्ञान लेगा। लेकिन क्योंकि पत्रकार की बात आती है और पत्रकार को सीधे तौर पर उसको टारगेट करने का प्रयास किया गया, यह वजह सामने आई। इस पर उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन इस पर अपनी कार्रवाई कराने का प्रयास करेगा और मुरादाबाद में यह उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देगा और इसके अलावा प्रधानमंत्री को भी एक ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि ये सरकार की आवाज को अगर दबाने का प्रयास किया जाएगा तो बिल्कुल पत्रकार की आवाज को दबाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस खबर के बहुत सारे पहलू निकलते हैं। अगर बच्चों के कार्यक्रम को हम देखें तो क्या हाफ शर्ट और हाफ पैंट पहनकर ही इतनी ठंड में योग या ये कार्यक्रम किया जा सकता था, वो भी सभी बच्चों के लिए? क्या बच्चों के लिए फुल कपड़े अवेलेबल नहीं थे? और क्या यही हाफ कपड़े जो बच्चों के टीचर्स हैं, जो अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जो इस बात को लेकर के लगातार कह रहे हैं कि योग हाफ पैंट में किया जाएगा, क्या उन्होंने भी वो हाफ कपड़े पहने? नहीं, वो आराम से गर्म कपड़ों में कुर्सी पर बैठे हुए थे। और सबसे बड़ा सवाल यह भी, क्या बच्चों के माँ बाप से परमिशन ली गई थी इस बात की कि इस तरह के कपड़े पहना करके इस तरह का कार्यक्रम स्कूल में होने जा रहा है? क्या उनकी तरफ से हामी हाजिरी मिल गई थी सबको? और इसके बाद बड़ा सवाल कि जिस तरह से खबर चलाने पर पत्रकार के ऊपर एफआईआर की जाती है, क्या खबर को दबाने का जिस तरह से प्रयास किया जाता है वो कितना जायज है? दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप भी समझिए कि ये जो मुद्दा है जिसे हम उठा रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को लेकर के मुखर हो रहे हैं, इस मुद्दे में कितनी सच्चाई है, इस मुद्दे में आखिर न्याय में क्या होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। विद्यालय साथी विकास खंड क्लब के बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विद्यालय साथी विकास खंड क्लब के बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का दर्शकों। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं। वैसे तो बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, लेकिन जिस तरह के काम यहाँ पर किए गए हैं, फिर जिस तरह का दबाव बनाया गया है, वो इतना गलत है कि हमें इसे बेशर्म शिक्षा अधिकारी कहने पर मजबूर हो रहे हैं। ये खबर कानपुर देहात की है, जहां पर इको गार्डन में बच्चों से कार्यक्रम के तहत योग कराने के नाम पर हाफ शर्ट और हाफ पैंट यानी कि गर्मियों के कपड़ों में उनको खड़ा करा दिया गया। और इस खबर को जब हमने मुखर होकर के दिखाया कि आखिर
बच्चों की तबीयत अगर खराब होती, बच्चों के स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या माँ बाप की तरफ से इस चीज की परमिशन ली गई थी? क्या कोरोना काल में और ठंड के चलते जब स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं तो इस तरह के कार्यक्रम ठीक थे? ये अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से हम सबको सोचना चाहिए। उसके बाद अगर इस प्रकार की गलती हुई है, इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है और उसकी खबर चली है, तो इसको सही ठहराने के लिए, यानी कि चोरी ऊपर से सीना जोरी करने के लिए इस खबर को दबाने का भी प्रयास किया जाता है, धमकी दी जाती है, मुकदमा लिखवाने की और फिर एफआईआर भी की जाती है। चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है अलग अलग जगहों से, जिनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिर ये जो मुद्दा है, गलती किसकी, कितना जायज, और जिसकी गलती क्या वो माफी मांगेगा, जिसकी गलती है क्या उसे सजा मिलेगी, या फिर जिस तरह से आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है वही एक ढर्रा है जो चलता रहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित कश्यप जुड़े हुए हैं, जिनकी तरफ से इस खबर को सामने लाया गया था, प्रस्तुत किया गया था। मोहित, आपके पास मैं आऊंगी। ये कार्यक्रम जहां पर हुआ, आपने उन बच्चों से, उन बच्चों के माँ बाप से, जो बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, उनसे भी बातचीत की होगी। उनके माँ बाप की तरफ से क्या कहा गया? क्या वो इस कार्यक्रम के बारे में इन्फॉर्म्ड थे? क्या जिस तरह की ड्रेस बच्चों को पहनाई गई है इतनी कड़ाके की ठंड में, इस पूरी चीज के बारे में वो इन्फॉर्म्ड थे? तो कहीं ना कहीं सूर्य, अगर गांव की बात की जाए, जो अभिभावक है उनका साफ तौर पर कहना है कि सारे बच्चे जो थे वो यहाँ से कपड़े में भेजे गए थे और एक ऑटो में, इस सुरती ठंड में ऑटो में ठूस ठूस के बच्चों को वहां पर भेजा गया था। लेकिन बच्चे जो थे वहां से कपड़े पहन के आ रहे थे। जिला प्रशासन की लापरवाहियां, बच्चों ने साफ बयान दिया है कि हमको वहां पर सर ने बोला था कपड़े उतारने के लिए। लेकिन अगर ठंड की बात की जाए तो 4 या 5 सेल्सियस डिग्री उस दिन पारा था। उसको लेकर के जिला प्रशासन का ये रवैया, ये सवाल खड़े करता है। डीएम के जो विजुअल वायरल हुए, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें साफ तौर पे डीएम जो है वो कोट पैंट और क्या नाम जूते मोजे पहन कर योगा करते नजर आ रहे हैं। तो जो आला अधिकारी हैं उनको ठंड लगती है, लेकिन बच्चे ठंड से छुटते हुए कोई अगर जान माल का कोई भी खतरा हो जाए तो ना बीएसए को शर्मनाक करतूत दिखाई पड़ रही, ना जिला अधिकारी को कोई करतूत दिखाई पड़ रही है। और अगर इस सरकार की बात की जाए तो सरकार के नुमाइंदे जो लखनऊ में बैठे हैं उसको पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लेकर के ऐसे आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें, क्योंकि जो पत्रकार की आवाज है उसको दबाने का कानपुर देहात में मसल कर रख दिया गया है। जी जी, हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमरजीत, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। लगातार इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि योग कराना था, योग कराने के लिए इस तरह के कपड़े पहनना जरूरी था। ये हमने आपसे चर्चा की कि किस प्रकार के कपड़े पहने गए, लेकिन इस वक्त जब कोरोना काल चल रहा है, ठंड में बच्चों को इस तरह के कपड़े पहना करके हम एक्सरसाइज करते हैं, क्या हम सामने से ही बुखार, खांसी, जुकाम, निमोनिया को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं कि हम बच्चों से अगर इस तरह से आउटडोर में कोई कार्यक्रम करवाएंगे, इतनी देर तक उन्हें ठंड में खड़ा रखेंगे, तो ये चीजें सामने आएंगी और शायद वही चीजें कहीं ना कहीं कोरोना का कारण भी बन जाएंगी। इस चीज के पीछे क्या अगले स्टेप पे ये लॉजिक भी दिया जा सकता है कि जो तैराकी करते हैं उनको इतनी ठंड में क्या हम ठंडे पानी में उतार देते हैं? क्या इस तरह के लॉजिक दिया जाना कि योगा है, इस तरह के कपड़े जायज होते हैं, इस तरह के कपड़े फिट बैठते हैं, आपको ये सही लगता है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि योगा शब्द कोई नहीं होता, योग होता है। और योगा प्रैक्टिस को न बोल करके योग अभ्यास बोला जाए, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है। दूसरा, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका है, जो विजुअल मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसमें आसनों की संख्या कम है। जो आप इंगित कर रहे हैं योगा प्रैक्टिस, आसनों की संख्या कम है, कुछ एक्सरसाइज और इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक्सरसाइज मतलब व्यायाम और आसन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, और दोनों को परफॉर्मिंग में जो कैलोरी खर्च होती है उसका अलग अलग रेशियो होता है। देखिए, आसन का मतलब होता है स्थिर सुखासनम। आप शरीर को ऐसा आकार में ले आइए या शारीरिक विन्यास ऐसा बनाइए जिससे जो अभ्यासी है उसको सुख की अनुभूति हो। महर्षि पतंजलि जी योग के फाउंडर थे, उन्होंने सूत्र दिया था, तो उसको आसन बोला जाता है। और हमारे हठ योग में अलग अलग आसनों का वर्णन है। तो उन सब चीज़ों को आप कराते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हीटिंग इफेक्ट्स वाले आसन या आसन कराने का नियम ये है कि पहले आप यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं कराते हैं और फिर खड़े होकर किए जाने वाला आसन कराते हैं,
फिर बैठ के किए जाने वाला आसन कराते हैं, फिर पेट के बल किए जाने वाला आसन, फिर पीठ के बल, उसके बाद प्राणायामों की प्रैक्टिस होती है और फिर एकाग्रता या मेडिटेशन कह सकते हैं उसका अभ्यास होता है। फिर रिलैक्स करा के फिर वो सत्र को समाप्त किया जाता है। ये है आसनों के अभ्यास का नियम, जिसको आम आदमी योगाभ्यास जैसा कि आप बोल रहे हो कहा जाता है। एक्चुअली ये आसनों का है। तो मैं ढेर सारी चीज़ों या विवाद में नहीं जाना चाहता, मगर मैं इस विषय का शिक्षक भी हूँ और इस विषय को समझने और इसमें नए नए लिटरेचर डेवलप करने के प्रयास में रहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि योग अभ्यास का नाम बताया जा रहा है वहाँ जहाँ पे आयोजन हुआ है या जो आप लोगों के भी द्वारा, तो ये देख लिया जाए कि वो जो प्रैक्टिस हो रही है वो योगासनों का अभ्यास हो रहा है या कुछ और हो रहा है। तो चूंकि हमारा विषय सीमित है, मेरा वक्तव्य भी देने सीमित रहेगा, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करने में सक्षम हो पाऊंगा। मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि वर्तमान भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार योग में अच्छा कार्य कर रही है और अलग अलग उत्तर प्रदेश में योग वेलनेस सेंटर खुले हुए हैं, हर एक जिले में खुले हुए हैं। तो उनकी मदद लेकर के वास्तविक आसनों का अभ्यास कराया जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो भी नहीं हो पाए तो आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने बहुत ही सुंदर कॉमन योग प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अभ्यास में लाया जाता है। उसको अभ्यास में ला दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि टाइमिंग का सवाल है, तो मैंने पहले भी कहा कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो योगासनों का अभ्यास है उसको करना संभव होता है। तो यदि कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो देखिए क्या होता है, ऐसे बच्चे, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या हुआ है क्या उस एस्पेक्ट पे हम नहीं देखना चाहते हैं। यदि जो परिस्थितियाँ प्रस्तुत कर रही हैं उन परिस्थितियों में यदि अभ्यास किया जाता है तो जो बच्चा कुपोषित है तो वो बीमार हो जाएगा जी। दूसरा, किसी बच्चे को कोई बीमारी है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, टेम्परेचर मतलब ठंड ज़्यादा है और फिर शरीर का टेम्परेचर, दोनों के साथ फिर आप शरीर को अलग अलग फोल्ड देते हो, मोड़ते हो, आगे की तरफ करते हो, पीछे की तरफ करते हो, तो उसके अगेंस्ट ग्रेविटी काम करती है, तो शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और लगातार ये सब चीज़ें करते रहे, मैं सिद्धांत बताता हूँ, तो फिर शरीर को नुकसान होता है, शारीरिक स्तर पे भी और मानसिक स्तर पे भी। बिल्कुल, ये तो हम तो इन सब सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे ये जो भारतीय परंपरा का विषय है जिसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, तो इस सब्जेक्ट को और हम अच्छा कर सकते हैं और आगे और ज्यादा प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसी तस्वीरें लगातार बयां करती हैं कि लापरवाही बरती गई है, वो भी बड़े स्तर पर, फिर उसे छिपाने की कोशिश भी की गई। हमारे साथ श्याम सिंह जी जुड़े हुए हैं। श्याम सिंह जी, लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं कि किस तरह से बच्चों को पहले ठंड में खुले में भी प्रैक्टिस कराने के लिए हाफ शर्ट और हाफ पैंट पहन के खड़ा कराया जाता है। अधिकारियों को क्या लगता है कि बच्चों को ठंड नहीं लगती या सिर्फ उन्हें ही ठंड लगती है, वो कुर्सी पर आराम से बैठे रहेंगे और बच्चे उनके सामने इस तरह से परफॉर्म करेंगे और उसके बाद उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और हैरानी की बात यह है, कुछ बच्चों ने इन तस्वीरों में कोरोना मास्क भी लगाया हुआ है, यानी आप कोरोना से बचाव कर रहे हैं लेकिन ठंड लगा करके बच्चों को कोरोना को ही एक तरह से दावत भी दे रहे हैं। और उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि इस खबर को जब दिखाया गया तो इस खबर पर जिस तरह का रिएक्शन सामने से आया अधिकारियों की तरफ से और जिस तरह से एफआईआर की गई, वो एक बड़ी चिंता का विषय है कि एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी साफ तौर पे नजर आ रही है। तो जिला प्रशासन ने अपना रवैया अपनाया है, ये पूर्णतया हिटलरशाही का मामला है। जिला प्रशासन को यदि कमियों को देखना है तो स्थानीय स्तर पर पहले उनको यह भी देखना चाहिए था कि आज महामारी का दौर चल रहा है, वहाँ पर जो बहुत से जिम्मेदार लोग हैं, मैंने विजुअल में देखा है, तो उनमें मैं जिम्मेदार लोगों को देख रहा हूँ, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कल्चरल प्रोग्राम में जिला स्तर पर यह देखा जाता है कि हम सरकार को कैसे खुश करें, बस उनको इसकी परवाह होती है, उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि बच्चों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका परिणाम शायद उन्होंने देखा नहीं है। और जब इस बात की आवाज़ पत्रकार ने उठाई और उनकी कमियों को उजागर करने का कार्य किया है, यह वास्तव में सराहनीय है। लेकिन जिला प्रशासन ने जिस तरीके से अपना हिटलरशाही रवैया अपनाया है
उसकी जितना भी निंदा किया जाए वो कम है, और उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि पत्रकारिता के नियमों और पत्रकारिता पर अतिक्रमण करने वालों को एक सबक सिखाया जा सके। सरकार को ये चाहिए कि पत्रकारिता पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और इस मामले में बिल्कुल ऐसे कार्यों ही की नहीं, पहले यदि ऐसा पूरी किया तरीके से निंदा और भर्त्सना करते हैं। रोहित जी, आपके पास में आऊंगी। इससे पहले जब हमने सवाल पूछा था कि विधि मतलब कानून के हिसाब से क्या इसमें तर्क संगत रहेगा, कानून के हिसाब से हम क्या क्या इस चीज में आगे काम कर सकते हैं, जिस तरह से एक साफ, निष्पक्ष और सही खबर दिखाने पर पत्रकार पर एफआईआर हो जाती है, पत्रकार को पहले मुकदमा लिखवाने की धमकी दी जाती है, आपको लगता है कि इतने दबाव में निष्पक्ष पत्रकारिता हो सकती है? रोहित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी रोहित जी, इससे पहले जो हमने आपसे प्रश्न लिया था, इस चीज को लेकर के बात की थी कि विधि और कानून के हिसाब से इस मैटर में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मामला अब छोटा मोटा नहीं रहा, मामला अब सिर्फ धमकाने तक सीमित नहीं रहा, मामला अब एफआईआर तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर इस तरह के आप कहेंगे कानून का डर दिखा करके खबरों को दबाने की कोशिश की जाती है, कानून का डर दिखा करके एफआईआर लिखवा करके खबर को गलत या छुपाने ढकने की कोशिश की जाती है, तो पत्रकार के अपने क्या अधिकार होते हैं, वो किस प्रकार के विधि और कानूनों को इस्तेमाल कर सकता है? जी इसमें माननीय हाई कोर्ट से एफआईआर कोएस हो सकती है और उनके विरुद्ध जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और संबंधित अधिकारी कि जिन्होंने एफआईआर लिखी है उनके खिलाफ भी 156(3) में जाया जा सकता है, वो दाखिल कर सकते हैं। हमारे पत्रकार भाई को ये फंडामेंटल रेमेडी है कि वो जो है इनके अगेंस्ट में कार्रवाई करें, और जो है जो बच्चों के अगेंस्ट में जो किया है उसके लिए हम दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि उनके अगेंस्ट में हम बीएसए के और वहाँ संबंधित अधिकारी जिनके कृत ये गंभीर कृत किया है उनके अगेंस्ट में मैं कार्रवाई करूंगा न्यायालय के द्वारा, और कार्रवाई करने के उपरांत उनको जो कड़ी से कड़ी सजा होगी वो दिलाऊंगा। ठीक है, हमारे साथ सपा की तरफ से वरुण शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, जिस प्रकार की हम कार्रवाई अब देख रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक तरह का तानाशाही रवैया है, वन साइडेड रूल है कि अगर सामने वाले की तरफ से गलती हो भी गई तो पहले तो वो अपनी गलती नहीं मानेगा और उसके बाद अगर उसे समझ में आएगा गलती हुई है तो उसे ढकने, छुपाने और दबाव बनाने की कोशिश करेगा। क्या इस तरह की दबाव में आज की पत्रकारिता हो पाएगी? बड़ा सवाल है। आपने बिल्कुल सही बोला, और ये जो सरकार है ये अभी नहीं, ये पिछले 4 साल से यूपी में इन्होंने पत्रकार के खिलाफ हमेशा से इनकी आवाज दबाने की कोशिश की है। दे हैव ट्राइड टू कर्ब एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई पत्रकार खुल के इनकी आलोचना कर सके, वरना आपके ऊपर तुरंत एक सेडिशन लॉ लगा दिया जाएगा, आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा और अलग तरह की धाराएं लगा देंगी। 6 महीने से तो हमारे पत्रकार भाई लोग अभी जेल में बंद हैं और दिल्ली से उठा लिया जाता है, यूपी में इधर केस होता है, दिल्ली से। द करंट गवर्नमेंट ये क्लियरली, ये लोग एकदम लोगों के लिए तो अब काम करना इन्होंने बंद कर दिया है। दे हैव क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड एन आर्काइक रूल, और इन्होंने किसी भी सही मुद्दों पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। जो आपके डीएम, जो एसपी, ये सब गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रहे हैं, और ये जो किस्सा हुआ है ये साफ दर्शाता है कि इनकी प्रायोरिटीज किस तरफ है। तो मेरा तो बस यही एक, लोग समझ गए हैं, लोग त्रस्त हैं, और मैं आपको कह रहा हूं कि अब ये गवर्नमेंट के कुछ ही दिन रह गए हैं, क्योंकि अब लोगों का ध्यान सही दिशा, सही मुद्दों पर जा रहा है, इसलिए अगली बार सपा सरकार आ रही है। तो बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि पत्रकार भाई लोग जो हैं वो अपना काम करते रहें, और हमारी सरकार हमेशा उनकी मदद करती रहेगी, और बिना डर के वो अपना जो भी उनका अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको वो हमेशा अपना एग्जीक्यूट करते रहेंगे। हमारे संवाददाता मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी तरफ से इस खबर को प्रस्तुत किया गया था। मोहित,
जिस तरह से इस खबर को लेकर के तमाम तरीके की प्रक्रिया जो हुई है, आज हम इसी चीज को लेकर के चर्चा भी कर रहे हैं कि किस प्रकार इस खबर को दबाने की कोशिश की गई और अब एफआईआर भी की गई है। ऐसे में निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे हो सकती है? जहां पर आप इस वक्त है या जिस स्कूल की ये घटना है या जिन अधिकारी द्वारा इस तरह की बात कही गई है, अब उन्हें दबाने का प्रयास किया गया है, अब कैसा माहौल है वहां पे, अब किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? क्या उन्हें अपनी गलती समझ में आ रही है? जो कारनामा जो प्रशासन का सामने आया है, देश के चौथे स्तंभ को दबाने के साथ में कुचलने का काम किया गया है। और अगर जिला प्रशासन की बात की तो लगातार हम सवाल पूछेंगे और लगातार पूछेंगे कि आपने ऐसा कार्रवाई हमारे पत्रकारों के खिलाफ आपने क्यों मुकदमा दर्ज कराया। हम लगातार सवाल बीएसए से भी पूछेंगे और जब इस बात को लेकर के मैंने बीएसए से बात करना चाही तो बीएसए साफ पर में बसते नजर, जबकि सुबह जो हम खबर दिखा रहे थे उस पर बीएसए ने साफ कहा था कि बच्चे पैंट और शर्ट में थे, हाफ शर्ट में बच्चे ने खुद, बीएसए ने खुद बयान जारी किया है। तो कहीं ना कहीं बीएसए जो गलती की है उसको मानने को तैयार नहीं है और तानाशाही रवैया अपनाने में लगे हुए हैं। अपने बचाव को लेकर के अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। पर ये क्या नाम पत्रकारों ने फर्जी खबर दिखाई, क्योंकि लखनऊ में जो आला अफसरान बैठे हुए हैं और सरकार के जो मंत्री बैठे हुए हैं वो इनसे पूछ रहे हैं लगातार, और ये लगातार सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद में इस जो पूरे मामले को अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि थे वो भी वहां मौजूद थे। उसको लेकर के आज क्या नाम निर्मला सरकार ने भी के न्यूज से बात करते हुए कहा कि नहीं, वहां पर जो मेरे सामने जो योगा हुआ उसमें बच्चे हाफ टी शर्ट में थे और हाफ पैंट में थे। लेकिन जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये तस्वीर मेरे जानकारी में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के सिस्टम और प्रशासन से कि सख्त बीएसए और जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार हम खबर दिखा रहे हैं, पूछेंगे डीएम से भी पूछेंगे और लगातार बीएसए से पूछेंगे जब तक इसका जो एफआईआर हुआ है खबर चलाने को लेकर के हमारे खिलाफ जो दबाव बनाने का काम किया गया है और सारे पत्रकारों को दबाव में लेने का जिलाधिकारी और बीएसए की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल आपने पत्रकार पर दबाव की बात कही, की बात कही कि किस तरह से गलत खबर को बताया जा रहा है। हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, आपके पास आऊंगी अपने आखिरी प्रश्न को लेकर के। क्या अब पत्रकारों को भी संगठित होकर के इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है कि अगर आप गलत करेंगे और हम अगर उस गलत को दिखा दें तो आप उल्टा हमें ही गलत साबित करेंगे? आपको आईना कौन दिखाएगा अगर यहाँ पर पत्रकार ना हो कि क्या गलत चल रहा है महकमे में, किस प्रकार की चीजें की जा रही हैं? स्कूल में जिस तरह से बच्चों का ये कार्यक्रम हुआ, क्या उस कार्यक्रम की निंदा करना सही नहीं था? क्या उस कार्यक्रम की निंदा करके उसमें जो कमियां थी उनको दिखा करके कोई गलती हो गई जो इस तरह की बात सामने आई कि आप एफआईआर लिखाएंगे, आप मुकदमा करने की धमकी देंगे? कितना एकजुट होने की जरूरत है यहाँ पर पत्रकार संगठन को? पत्रकारों की बात आती है वहां हमारा संगठन लगातार हर उस पत्रकार के साथ में है जो समाज की सेवा करने के लिए फील्ड में उतरा हुआ है, क्योंकि हम भी पत्रकारिता करते हैं, फील्ड में जाते हैं, अधिकारियों से दो चार होना पड़ता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि पत्रकार पर कभी भी आंच आएगी तो उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। और रही बात ये कानपुर में जो बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो ये कृतज्ञ किया गया है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा संगठन लगातार के न्यूज के जो साथी हैं उनके साथ लगातार खड़ा हुआ है और लगातार हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जिस तरह की ये घिनौनी हरकत की गई है और पत्रकारों के खिलाफ में जो ये मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया गया है, इस तरह की हरकत से कभी भी पत्रकार डरने वाला नहीं है। और पत्रकार को यदि डराने और धमकाने की कोशिश भी की जाएगी तो उसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है और न्यायालय भी है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं पत्रकार संगठन है। यदि पत्रकार संगठन ने एकजुटता करते हुए और ये ठान लिया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर से जरूर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में या यूं कहें कि भारत सरकार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। और रही बात ये बेसिक शिक्षा अधिकारी की, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह का जो कारनामा इनके द्वारा जो रचा गया और जो पत्रकारों को दबाने की कोशिश की गई, इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा था कि वहां पर जो ये बच्चों से योग करा रहे थे, क्या इन्हें वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था? जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था। पत्रकार के द्वारा अगर खबर चलाएगी तो उसने कौन सा गलत किया?
पत्रकार जब सवाल पूछता है तो उन्हें डर लगता है, उससे पहले जो ये कारनामे करते हैं तब डर नहीं लगता। क्यों? आखिर बिल्कुल, पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना अंकित, और पत्रकार हर उस चीज को लेकर के सवाल पूछेगा जिसमें उसको लगेगा कि कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी रह गई है। लेकिन बड़ा सवाल कि बीएसए की मनमानी पर आखिर लगाम कब लगेगी? पहले गलती करना और उसके बाद खबर दिखाए जाने पर दबाव करना, क्या ऐसे माहौल में निष्पक्ष पत्रकारिता हो सकती है? लगातार हम इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। प्रश्न बहुत सारे हैं, प्रश्न बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के भी हैं। जिस तरह से ये कार्यक्रम चलाया गया और इसको योग कार्यक्रम का नाम दिया गया, और प्रश्न इस बात को लेकर के भी हैं कि आखिर पत्रकार पर एफआईआर क्यों, पत्रकार पर मुकदमा लिखवाने की धमकी क्यों खबर दिखाए जाने पर। दर्शकों, फिलहाल आज के हमारी इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये आपके ऊपर है। आप भी सोचिए, विचार करिए कि क्या इस तरह की खबर दिखाए जाना जायज नहीं था, जिसको लेकर के इतना बड़ा अब बखेड़ा सामने खड़ा हो गया। लेकिन फिलहाल चर्चा से हम इजाजत लेते हैं, अपने मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। अंकित, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहित, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर अमरजीत, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वरुण शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। हम लगातार उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जो कि आपसे जुड़े हुए होते हैं, जो कि आपकी आसपास की जगहों पर घटते हैं। लेकिन आज के इस मुद्दे में पत्रकारिता पर भी सवाल उठा था, तो ऐसे में मुद्दे को जोर शोर से उठाना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि आवाज उनके कानों तक पहुंचे जिनके कानों तक पहुंचनी चाहिए, और फिर इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया जाए। फिलहाल इजाजत दीजिए, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ बने रहिए।